बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग या न्यूरोलॉजिकल जो चैप्टर है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का। इसमें ज़्यादातर जो है आपके ब्रेन के बारे में बताया गया है। तो ब्रेन में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और बहुत डिटेल के साथ हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन बताया हुआ है। ब्रेन के जितने पार्ट्स हैं सब कुछ बताया हुआ है उसमें। तो अगर आपको ज़्यादा इसमें डिटेल ना मिले या किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ब्रेन का फंक्शन और स्ट्रक्चर बताया गया है। तो जैसे कि हमें पता है कि ये बॉडी का कंट्रोल सेंटर है जो कि नर्व इम्पल्स लेता है बॉडी से और वापस उसको रिस्पॉन्स करता है जिस तरीके से मतलब उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए। हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स ब्रेन से कंट्रोल है, जैसे कि हमारा मूवमेंट, हमारा स्पीच, हमारे इमोशंस, हमारे कॉन्शियस लेवल, जितनी भी चीज़ें हैं, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल है। और स्पेशली इसके जो मतलब मेन पार्ट्स है ब्रेन के वो तीन है आपके पीपीटी के मुताबिक। जो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ उस पीपीटी के मुताबिक थ्री पार्ट्स है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो है सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में आपका मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा आता है। इन तीनों को हम कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाहर ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रैक्शन से बचाने के लिए एक फ्लूइड होता है जिसको हम CSF कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये एक वाटरी लिक्विड होता है जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो मेनिंजेस लेयर होते हैं उसके अंदर मौजूद होता है। और ये एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी बनाता है जिसको मतलब अंदर किसी भी माइक्रोब, कोई भी बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देते, ठीक है। और ये वेंट्रिकल से प्रोड्यूस होता है, आपके ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं उससे प्रोड्यूस होता है। और ये आपके जो है मतलब ब्रेन से ही प्रोड्यूस होता है जिसमें वेंट्रिकल है, और आपके बॉडी में इसका रेगुलेशन ब्रेन से ही होता है। इसके अलावा मेनिंजेस है। मेनिंजेस जो है आपके थ्री लेयर्स है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर मौजूद है, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। इसके तीन लेयर होते हैं, मेनिंजेस के भी तीन लेयर होते हैं। वो कौन से हैं? ड्यूरामीटर, मैटर, एरेक्नॉइड मैटर या एरेक्नॉइड लेयर कहते हैं, और नंबर थर्ड इज पियामीटर। अब ये जो हमने पहले CSF पढ़ा वो आखिरी के दो लेयर के बीच में होता है, एरेक्नॉइड और पियामीटर। तो ये पूछा जा सकता है कि CSF कहाँ पे मौजूद होता है, तो वो एरेक्नॉइड और पियामीटर के दरमियान में मौजूद होता है। इसके अलावा कार्पस कैलोसम है। कार्पस कैलोसम क्या काम करता है? जैसे कि आपको पता है कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये दोनों हेमिस्फेयर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। जिस चीज़ के ज़रिए राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है उसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। इसके अलावा थैलेमस है। थैलेमस भी फोर ब्रेन का हिस्सा है और ये एक रिले स्टेशन का काम करता है। इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आते हैं वो जाके सेरेब्रम को फॉरवर्ड करता है। इसमें जो है मतलब कोई ख़ास चीज़ का सेंटर नहीं है। ये एक रास्ता है जो कि इंफॉर्मेशन जाता है और आता है, ठीक है, इसके ज़रिए। इसके अलावा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे मौजूद होता है और ये आपके बॉडी का टेम्परेचर, हार्मोनल सिक्रीशन, जैसे कि ये आगे जाके आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ कनेक्ट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, ठीक है। तो ये वही सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, जैसे कि आपके टेम्परेचर, हार्मोन, ब्लड प्रेशर, इमोशंस, एपेटाइट वगैरह, स्लीप पैटर्न, ये सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होती हैं। ये आपको अकॉर्डिंग टू द PPT पता होनी चाहिए। वेंट्रिकल्स क्या है? आपके ब्रेन में जो है फोर वेंट्रिकल है जिसमें फ्लूइड होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि मतलब सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है उनके अंदर मौजूद होता है और वो आपका स्पेशली जो CSF है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये आपको वेंट्रिकल्स का बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे मौजूद है, तो ये आप देख सकते हैं। कोराइड फ्लेक्सिस जो है आपका CSF मतलब प्रोड्यूस होता है, तो ये आप देख सकते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर का मैंने आपको बता दिया कि आपके ब्रेन के बाहर एक प्रोटेक्टेड लेयर है जो कि आपके ब्रेन को बैक्टीरिया और वायरस से बचाने की कोशिश करता है। और ब्रेन का एनवायरनमेंट जो है वो एक कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर। इसके अलावा आपके ब्रेन में कौन कौन से सेल्स हैं
उसमें न्यूरॉन्स आते हैं। न्यूरॉन जो है स्पेशली यहाँ पे कौन सी न्यूरॉन मौजूद होते हैं, आपने पढ़ा होगा कहीं मैट्रिक एफएससी में के 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, जिसमें सेंसरी आते हैं, एसोसिएटिव आते हैं और मोटर आते हैं। तो ब्रेन में ज़्यादातर एसोसिएटिव न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन से लेते हैं और उसको आगे जाके फिर देते हैं। अच्छा, न्यूरॉन में एक बात ये है कि ये अगर ख़राब हो जाए, कोई डैमेज हो जाए इसको, तो फिर ये वापस रिपेयर नहीं हो सकते, रिप्लेस नहीं हो सकते, ठीक। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसके अलावा ग्लायल सेल होते हैं जो कि सपोर्टिंग सेल्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, उनको नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके मतलब डिफरेंट ग्लायल सेल्स होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रियोसाइट्स है, ओलिगोएंड्रोसाइट्स है, एपेंडाइमल सेल्स है और माइक्रोग्लायल सेल्स है। ये सारे हम ग्लायल सेल्स में काउंट करते हैं और ये क्या काम करते हैं, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इसके कुछ डिसऑर्डर्स या डिजीज़ेस पे, जिसमें सबसे पहले है इंक्रीज्ड आईसीपी। आईसीपी का मतलब होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कि मतलब आपके ब्रेन के ऊपर या आपके क्रेनियम के ऊपर, आपके स्कल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है किसी वजह से, किसी भी वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से, किसी हेड इंजरी की वजह से हो सकता है, जिसमें आपका स्काल्प मतलब सर के ऊपर वाला हिस्सा या आपका स्कल या आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये ट्रॉमेटिक इंजरी भी हो सकती है, कोई और मसला हो सकता है, या कोई वायलेंस, कोई क्रैश, कोई एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है आईसीपी, मतलब आपके ब्रेन के ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ रहा है। किस वजह पे, तो फिजियोलॉजी इसकी वही है कि किसी भी इंजरी, कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से हो सकता है। प्राइमरी इंजरी क्या है? प्राइमरी इंजरी जैसे कि आपको बताया गया है कि कोई भी एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से आपको, आपके ब्रेन को या आपके क्रेनियल को जो है मसला हुआ उसी वक्त, उसको हम कहते हैं प्राइमरी इंजरी, ठीक है, जिसमें आपके कोई भी ब्लड वेसल वगैरह ख़राब हो सकते हैं या कोई और मसला हो सकता है। दूसरा है सेकेंडरी इंजरी। सेकेंडरी इंजरी मतलब आपको अगर आज चोट लगी या आपको अगर आज कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, तो उसका असर आपको शायद कुछ दिन या कुछ हफ्तों बाद महसूस हो या कुछ घंटे बाद महसूस हो, उसी वक्त आपको महसूस नहीं होगा। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी इंजरी। इसमें आपके ब्रेन में स्वेलिंग और ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो वो आपको चीज़ें फिर कुछ टाइम बाद महसूस होने लग जाती है। इसके अलावा आपके ब्रेन जो है ट्रॉमा से गुजरते हैं, उसमें स्वेलिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है और एक्सपेंशन के लिए उसमें कोई मतलब एरिया नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, पैथोफिजियोलॉजी आप पढ़ सकते हैं। और इसमें भी वही है कि उसमें जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस्कीमिया डेवलप हो जाता है और प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाता है। ब्रेन जो है हर्निएट कर सकते हैं, मतलब अपनी जगह से बाहर आ सकते हैं या फिर अपनी जगह से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं। और इसके अलावा जो ब्लड फ़्लो है शायद वो भी रुक जाए ब्रेन को, तो आगे जाके फिर मुख्तलिफ़ किस्म के मसले हो सकते हैं। इस इंजरीज़ की वजह से आपको क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, मतलब क्या-क्या मसले हो सकते हैं। तो उसमें आपका कॉन्शियस लेवल जो है अल्टर हो जाएगा, आपको सीज़र्स आ सकते हैं, झटके वगैरह आ सकते हैं, फ्लूइड जमा हो सकता है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। नर्सिंग प्रोसेस आप कैसे करेंगे? किसी भी ब्रेन इंजरी के साथ अगर कोई पेशेंट आया है, तो आप उसका नर्सिंग प्रोसेस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप उसका जो है न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखेंगे और उस पे ही डिपेंड करता है कि उसका जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है वो कैसा है। अगर बिल्कुल होश में नहीं है, तो फिर हम उसको ज़्यादा केयर देंगे, उसका ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। और उसके फैमिली से हम जो है, या कोई अगर उसके साथ आया है जो अटेंडेंट है, उससे हम इंफॉर्मेशन वगैरह लेंगे, वो हमें बता सकता है। इसके अलावा ग्लासगो कोमा स्केल मैंने आपको बताया था, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है इस पे। तो ग्लासगो कोमा स्केल के ज़रिए हम उसका मतलब असेसमेंट करते हैं, जो कि एक हेड इंजरी पेशेंट का करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा डायग्नोसिस है, तो डायग्नोसिस भी उसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि मरीज़ का मसला क्या है, ठीक है? उसके साथ
मतलब एयरवे मतलब ब्रेन की जो इंजरी हुई है तो उसको सांस का भी उसके साथ कोई मसला हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और सेरेब्रल टिश्यू जो है मतलब ब्रेन के जो टिश्यूज़ है वो ख़राब हो रहे या नहीं हो रहे, मतलब उसकी इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से ख़राब हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, ठीक है। प्लानिंग और गोल आपके क्या होंगे, वही होंगे कि आप उसका मतलब प्रेशर कम करें, आप उसकी इंजरी को कम करें, मेंटेन करें उसके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को और स्किन इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करें। ये आपके प्लानिंग्स और गोल्स होने चाहिए। नर्सिंग इंटरवेंशन में आप वही चीज़ें आती हैं कि अगर हेड इंजरी है तो आप उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे, क्योंकि हेड इंजरी इंतहाई एक्सटेंसिव और डाइवर्स किस्म की होती हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। तो आपने मतलब ऐसा अगर आपके पास कोई पेशेंट है तो आपने उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और उसको रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके आना है, मतलब अपने नॉर्मल पोजीशन में या नॉर्मल सिचुएशन में वापस लेके आना है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो। अच्छा, इसके अलावा आप जो है ब्रेन इंजर्ड पेशेंट में आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर कैसे कंट्रोल करोगे, ठीक है। तो मतलब आप उसका जो हेड है थोड़ा सा ऊपर रखोगे और उनका जो है हेड और बॉडी के दरमियान जो मतलब जिस तरीके से उसका अलाइनमेंट होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल सीधा होना चाहिए कि बॉडी पे कोई ज़्यादा किसी भी पार्ट पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ठीक है। और ये स्टूल सॉफ्टनर हम देते हैं ताकि जब वो स्टूल पास करने जाता है, वॉशरूम जाता है, तो उसको ज़्यादा प्रेशर ना देना पड़े। अगर वो ज़्यादा मतलब स्ट्रेन करेगा, प्रेशर लगाएगा तो उसको उसकी ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ सकता है जो कि ब्रेन के लिए उस टाइम ब्रेन इंजरी के दौरान अच्छा नहीं है। उसके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर और बॉडी फ्लूइड और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और उसको स्टिमुलस से बचाते हैं ताकि उसको डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना हो, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसके बाद आते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड के इंजरीज़ पे। स्पाइनल कॉर्ड का पहले आपको थोड़ा सा एनाटॉमी पढ़ना है, ठीक है। और इसमें वही सारी चीज़ें जो कि हमने पहले पढ़ी कि इसमें सीएनएस है, सीएनएस का पार्ट है, सीएसएफ मौजूद होता है, वही फ्लूइड जो कि ब्रेन में था वो आपके सीएसएफ में भी मौजूद होता है, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो मेल में 45 और फीमेल में 43 सेंटीमीटर होता है और यही सारी चीज़ आपको बताया गया है, ठीक है। इस ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके फिर कंप्रेशंस होते हैं। कंप्रेशन मतलब ये कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी या इस पे कोई दबाव वगैरह पड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं कंप्रेशन। स्पेशली ये L1 मतलब जो लंबर रीजन होता है वहाँ में ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जैसे कि लिखा हुआ है इंजरीज अबव द टर्मिनेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एट L1 ऑफन इन्वॉल्व बोथ स्पाइनल कॉर्ड लीजन एंड सेगमेंटल रूट। मतलब इसमें आपके स्पाइनल कॉर्ड वगैरह ख़राब हो सकते हैं जो L1 से पहले या L1 के बाद आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें भी वही चीज़ें हैं कि इसके जो मतलब इंजरीज़ है वो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी हो सकती हैं, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्राइमरी उसी वक्त जब आपको कोई मसला होता है किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, कोई भी इंजरी की वजह से, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी, जो कि उसी वक्त आपको इंजरी वगैरह महसूस हो, आपको दर्द महसूस हो, बुलेट वगैरह अगर किसी को लग जाए या कोई वेपन हो, तो इसकी वजह से क्या होता है प्राइमरी। इसके अलावा अगर कोई सेकेंडरी है तो सेकेंडरी में मतलब थ्रोम्बोसिस की वजह से, ब्लड क्लॉट जिसको हम कहते हैं, या हाइपोपरफ्यूजन की वजह से या कोई और मसला हो तो स्लोली स्लोली आपको चीज़ें फील होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसको हम सेकेंडरी कहते हैं। इसके रिस्क फैक्टर क्या है कि कोई भी मतलब ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, कोई मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की वजह से हो सकता है, स्पाइनल पेन या कोई और मसला हो, अल्टर कॉन्शियसनेस हो कि मतलब बंदा होश में नहीं है तो वो शायद कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, ट्रॉमा, ट्यूमर्स और ये सारी चीज़ें बताए गए हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या है, मतलब आपके अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई मसला आ जाए तो क्या क्या चीज़ें आपको महसूस हो सकती हैं। आपको जो है फटीग होगा, इसके अलावा आपका गेट जो है वो ख़राब, मतलब बॉडी पोस्चर जो ख़राब हो सकता है, लेग में पेन होगा, थोरेसिक स्पाइन जो है वो ख़राब होगा, आपको पेन वगैरह महसूस होगा, आपके सेंसरी
और मोटर न्यूरॉन जो है शायद वो काम ना कर पाए सही से, ठीक है, क्योंकि उसमें पेरेस्थीसिया हो जाए। पेरेस्थीसिया मतलब लॉस ऑफ फंक्शन। और इसके अलावा आपको अगर आपको कोई टच करेगा स्लोली तो आपको लाइट टच शायद महसूस ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपके जो है ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा जो रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह है तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो जो जितने भी काम आपके स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल है या उसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है तो वो आप नहीं कर पाते। ये आपको उसका बताया गया है, उसके सारे रीजन्स बताए गए हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सेक्रल, ठीक है। ये इसके अलावा आखिर में कॉक्सिजियल है। इन्वेस्टिगेशंस कैसे करते हैं? इन्वेस्टिगेशन मतलब किसी भी ट्रॉमा या किसी भी इंजरी को आप मालूम कैसे करते हैं? तो उसमें आप या तो एक्सरे कराएंगे या सीटी स्कैन कराएंगे या फिर एमआरआई वगैरह कराएंगे, जो कि आपको पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर रेनल का कोई मसला है तो उसमें डिहाइड्रेशन होगा, कोई और मसला है हीमोग्लोबिन है तो वो आपको उसका बताते हैं, हेमाटोक्रेट वगैरह ब्लड की कमी का बताते हैं। इनिशियल मैनेजमेंट में आपके क्या आता है कि आप स्पाइनल कॉर्ड के स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा रिससिटेशन और इसका जो है आप मरीज़ को इमोबिलाइज करेंगे कि वो हरकत वगैरह ना करे। एयरवे मैनेजमेंट करोगे, मतलब ये कि वो सांस वगैरह सही से ले, ब्रीदिंग आप उसका मैनेज करोगे, देखोगे कि उसको कोई मसले ना हो। आगे जाके आप उसको न्यूरो सर्जन के पास भेजोगे और वो जो है अपना अपना काम करेगा, जो भी उसके मैनेजमेंट्स हो। कॉम्प्लिकेशंस मतलब इसकी वजह से और क्या क्या मसले या चीज़ें हो सकती हैं, तो वो मतलब जो रिफ्लेक्सेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली होते हैं, बंदे को पता भी नहीं चलता वो किसी चीज़ को रिस्पॉन्स देता है, तो वो ख़राब हो जाएंगी, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से होता है। प्रेशर सोर हो सकते हैं क्योंकि वो मूव नहीं कर पाएगा, एक ही जगह पे लेटा रहेगा, तो उसको प्रेशर सोर या बेड सोर जिसको हम कहते हैं वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। डिप्रेशन हो सकता है, मस्कुलोस्केलेटल पेन हो सकता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बहुत स्लोली रीजनरेट होता है, तो ये क्या होता है कि मरीज़ जो है फिर ज़्यादा टाइम तक बेड पे रहता है और उसको बहुत सारे मसले हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज़ स्पाइनल डिस्क हर्निएशन। इसमें नाम से ही पता चलता है कि हमारे जो वर्टेब्रा है उसके बीच में जो डिस्क होता है, जो कार्टिलेज होता है, जब वो अपनी जगह से हिल जाएं, बाहर आ जाएं, तो उसको हम कहते हैं स्पाइनल डिस्क हर्निएशन, जो कि फाइब्रस रिंग्स पर मौजूद होता है। मतलब वो फाइब्रस कार्टिलेज होता है, ठीक है, और वो अपनी जगह से किसी भी मतलब, तो उसको हम कहते हैं स्पाइनल डिस्क हर्निएशन, ठीक है। इसमें जो है वो डैमेज हो जाता है, बल्ज आउट हो जाता है अपनी जगह से, और इस कंडीशन को हम स्पाइनल डिस्क हर्निएशन कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि हम वाइडली यूज़ करते हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत सारी लिखी हुई है, लेकिन सबसे कॉमन जो है इसमें वही है, स्पाइनल डिस्क हर्निएशन। इसके साइन सिम्टम्स क्या है कि पेन होगा थाइज़ में, नीज़ में, फीट में, नमनेस, टिंगलिंग, मस्कुलर वीकनेस, और ये सारी पैरालिसिस और पेरेस्थीसिया वगैरह हो सकता है, ठीक है। इसमें जो है कुछ मतलब वही सारी चीज़ें जो पहले से चलती हुई आ रही है, तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की आई थिंक की ज़रूरत नहीं है। पेरेस्थीसिया का मतलब होता है कि कोई किसी चीज़ का काम छोड़ जाना, लॉस ऑफ फंक्शन जिसको हम कहते हैं। डीजनरेशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क कॉजेज़ क्या होता है, मतलब ये जो स्पाइनल डिस्क हर्निएशन है किस वजह से होता है कि जब आपके वर्टिब्राज के दरमियान जो डिस्क होते हैं वो जब डीजनरेट होते हैं, मतलब कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। किस वजह से वीक हो जाते हैं? जब आप कोई बहुत लोडी काम करते हैं, भारी काम करते हैं, या कोई और बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, तो ये मसले हो सकते हैं। डायग्नोसिस जो है वो आपके हिस्ट्री पे, आपके साइन सिम्टम पे, आपके फ़िज़िकल एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है। वो मतलब आप पेशेंट से लोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका डायग्नोसिस बहुत इजी होता है। प्रिवेंशन में यही है कि आप मरीज़ को जो है एजुकेट करोगे बॉडी मैकेनिक्स के बारे में, मतलब बॉडी को किस तरह मूव करना है, आपने क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, वो बताएंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि
मतलब दर्द की जो दवाइयाँ वगैरह होती है वो हम देते हैं, जिसमें एनसेड्स आते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह देते हैं, इंजेक्शंस वगैरह। इसके अलावा सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, आपने पैथो में पढ़ा होगा कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट क्या होता है कि जब आपके ब्रेन में किसी भी ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट हो जाए और वो आगे ब्लड ना दे सके, तो उसकी वजह से आपको स्ट्रोक हो सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, और शॉर्टली हम स्ट्रोक कहते हैं इसको। लेकिन अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम इसके लिए यूज़ करें तो वो है CVA, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जिसमें आपके ब्लड वेसल्स में क्लॉट आता है, ठीक है, ये आपको दिखाया गया है, और उसी क्लॉट की वजह से आगे ब्रेन को ब्लड नहीं जा पाता, या कभी कभी ऐसा होता है कि हेमरेज होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, जो कि ब्लड वेसल के फटने की वजह से हो सकता है, और वो जाके आगे मसले हो सकते हैं। किस वजह से? थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, या किसी हेमरेज की वजह से वो जाके आगे CVA जो स्ट्रोक है वो कॉज करवाता है। और इसमें अक्सर ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक भी होते हैं, मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सेरेब्रोवास्कुलर इसमें जो है नर्सिंग प्लान क्या है कि मे बी रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर इन्वॉल्वमेंट, मतलब न्यूरोमस्कुलर आप उसका ख्याल रखोगे, वीकनेस, पेरेस्थीसिया और ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी, तो आप उसका ख्याल रखोगे। पॉसिबली एविडेंस कैसे, मतलब आपको वो पता चलेगा कि इस मरीज़ को स्ट्रोक हुआ है, तो उसका जो है मूव नहीं कर पाएगा सही से, जिस तरह हम नॉर्मली मूव करते हैं। इसके अलावा उसका कोऑर्डिनेशन, बॉडी का जो मतलब रिस्पॉन्स है वो सही नहीं होगा, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होगा, मतलब ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा, और मसल स्ट्रेंथ उसका डिक्रीज़ होगा, ठीक है। डिज़ायर्ड आउटकम आपके क्या होनी चाहिए, मतलब आप उसको किस तरह ट्रीट करेंगे, आपके जो रिजल्ट्स है वो क्या होने चाहिए कि मतलब उसके बॉडी पार्ट्स को आप बहुत ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे जो कि अफेक्टेड है, उसका पोजीशन और उसके मूवमेंट का ख्याल रखोगे ताकि वो सही से मूवमेंट करे, उसके स्किन इंटीग्रिटी का ख्याल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो थोड़ा बेहतरी की तरफ आ सकता है। इसके बाद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जितने भी इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन है वो पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमें ये क्या कहते हैं कि डिफेंडेड अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से जो है वो अच्छा खासा बचा हुआ है, मतलब वहाँ पे वायरस वगैरह नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक टफ शीट और एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, ठीक है, जिसको हम मेनिंजिस कहते हैं, और उसके अंदर फिर ब्लड ब्रेन बैरियर है, और उसके अलावा भी मेनिंजिस और ये सारी चीज़ें मौजूद है, तो मतलब वहाँ पे नहीं जा पाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, वायरस की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं, उस चीज़ को ब्रेकआउट करते हैं, तो फिर उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस जो है द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिनजीज है, ठीक है, जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो इर्द गिर्द जो लेयर है उसका जब इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर हम उसको मेनिनजाइटिस कहते हैं। इसके साइन सिम्टम क्या है कि हाई फीवर होगा, सीवियर हेडेक होगा, स्टिफनेस होगा, वोमिटिंग, नौजिया वगैरह हो सकता है, और कंसंट्रेशन में मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ पे, सीजर, झटके वगैरह हो सकते हैं, और स्लीपनेस मतलब नींद आने में मुश्किल होगी, नींद सही से नहीं आएगी, लाइट जो है मतलब लाइट को जो है वो सेंसिटिव होगा, लाइट अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके साइन सिम्टम है। कॉजेज़ क्या है कि वही ज़्यादातर ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, उसके बाद ये बैक्टीरिया से हो सकता है, मतलब सबसे मोस्ट कॉमन इसका कॉज क्या है। अब ये आ सकता है एमसीक्यूज में कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस क्या है, वायरस है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो कॉज है वो है बैक्टीरिया, और सबसे लेस कॉमन जो है वो है फंगल या फंजाई जिसको हम कहते हैं, तो वो सबसे लेस कॉमन है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है रिस्क फैक्टर क्या है कि किस वजह से होगा मेनिंजाइटिस, अगर आपने कोई वैक्सीन वगैरह मिस कर दी है, एज आपका बहुत ज़्यादा हो गया है, इम्यून सिस्टम ख़राब है,
कभी कभी प्रेगनेंसी में भी होता है। टेस्ट डायग्नोज वगैरह आपको बताए गए हैं, इस तरीके से करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि इसमें अक्सर इसकी वजह से हियरिंग लॉस हो जाती है, मेमोरी जो है वो ख़राब हो जाती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ब्रेन डैमेज, ये सारे आपको बताए गए हैं, आप देख लें। ट्रीटमेंट और ड्रग्स, ट्रीटमेंट में वही है, ट्रीटमेंट और ड्रग्स हर चीज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई वायरल है तो फिर हम उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक हम ओनली फॉर द बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। आप वायरस को एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते। वायरस कभी कभी ख़ुद भी सही हो जाता है, कभी कभी अगर ख़ुद सही नहीं हुआ तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर मज़ीद आपको ट्रीटमेंट बताता है। इसके अलावा प्रिवेंशन वही है कि अपने हाइजीन का ख्याल रखोगे, एक्सरसाइज वगैरह करोगे, फूड का ख्याल रखोगे, वैक्सीन वगैरह का, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन है। जब ब्रेन में ही कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्पेशली वायरस की वजह से होता है, इसको हम कहते हैं इंसेफेलाइटिस। इसके साइन सिम्टम्स आपको बताए गए हैं, हेड एक, फीवर, मसल में दर्द होगा और ये फटीग वगैरह, ये सारी चीज़ें। एटियोलॉजी क्या है कि इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं है, अननोन है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये वायरस की वजह से हो सकता है, वायरस का बताते हैं। और इसमें एज वगैरह और ये वीक इम्यून सिस्टम ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि इसकी वजह से। टेस्ट में ब्रेन इमेजिंग करते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं, उससे पता चल जाता है। लैब टेस्ट और भी बहुत सारे करते हैं, ब्लड और यूरिन वगैरह का। ट्रीटमेंट में बेड रेस्ट, मतलब आप मरीज़ को रेस्ट पे रख देते हो, बहुत ज़्यादा फ्लूइड देते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हो जो कि NSAID वगैरह में आते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके नाम आपको याद होने चाहिए, ये जो ड्रग्स हैं, जैसे कि एसेटामिनोफ़ेन है, और इसके अलावा आइबुप्रोफिन है, नेप्रोक्सेन सोडियम है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके ड्रग्स के नाम आपको पता होने चाहिए। सपोर्टिव केयर, मतलब आप उसको सपोर्ट करेंगे, अब आप केयर करेंगे उसका तो उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ब्रीदिंग का ख्याल रखोगे, फ्लूइड्स का ख्याल रखोगे, ड्रग्स का ख्याल रखोगे, और एंटी कन्वल्सन ड्रग देते हैं झटकों के लिए, क्योंकि ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है तो कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास एंटी कन्वल्सन ड्रग्स भी होने चाहिए। इसके अलावा ब्रेन एब्सेस है जो कि इम्पोर्टेंट है पेपर के हवाले से भी, ठीक है। इसमें आपके पास जब ब्रेन में कोई पस वगैरह जमा हो, इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई गंदगी जमा हो, ठीक है, मटेरियल जमा हो, उसको हम ब्रेन एब्सेस कहते हैं। इसके और भी नाम है, जैसे एब्सेस, ब्रेन सेरेब्रल एब्सेस या CNS एब्सेस। तो ये सारी चीज़ें, मतलब सारे नाम एक ही चीज़ के। एटोलॉजी क्या है कि जब आपके ब्रेन में बैक्टीरिया या पंजाई जो है इन्फेक्शन शुरू करे और आपके वहाँ पे स्वेलिंग हो, इरिटेशन हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो ये ब्रेन एब्सेस की तरफ आपको लेके जा सकते हैं। इसके अलावा रिस्क फैक्टर वही है, इम्यून सिस्टम और क्रॉनिक कोई डिजीज़ हो, जैसे कैंसर की वजह से हो सकता है। तो ये जो कि हम पहले से पढ़ते हैं वे आ रही वही चीज़ें। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन सिम्टम इसके क्या होंगे कि मेंटल स्टेटस में कन्फ्यूजन होगी, रिस्पॉन्सिवनेस की कमी होगी, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, ड्राउजीनेस, चक्कर वगैरह आते हैं, सोचेगा सही से नहीं, थॉट प्रोसेस स्लो हो जाता है, बात नहीं कर पाएगा जिसको हम एफेजिया कहते हैं, फीवर वगैरह होगा, हेडेक होगा, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, और ये सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। एग्ज़ाम और टेस्ट, मतलब टेस्ट कैसे करते हैं, ब्लड कल्चर, एक्सरे करते हैं, CBC करते हैं, CT स्कैन करते हैं, EEG करते हैं, ब्रेन का होता है ये, ठीक है, और MRI वगैरह करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी मसला है आपने उसको कैसे ट्रीट कर देना है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम उसमें जो है, मतलब ये काफ़ी ख़तरनाक होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, तो इसमें मेडिसिन के ज़रिए देते हैं। मतलब सबसे पहले हम मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और इसके अलावा जो सेवरल एब्सेस है, मतलब ये किसी एक ही जगह पे होता है, बहुत ज़्यादा कम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो, ठीक है, तो फिर हम उसको मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा है
और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है तो फिर उस सिचुएशन में हम सर्जरी करते हैं। तो या तो मेडिसिन है या फिर सर्जरी है, वो आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर बहुत कम है तो आपने मेडिसिन से ट्रीट करना है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन है तो फिर आप उसका सर्जरी करोगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं कि उसकी वजह से आपके ब्रेन डैमेज हो सकते हैं, मेनिंजाइटिस हो सकता है, और वो इन्फेक्शन आपको दोबारा भी हो सकता है, झटके वगैरह हो सकते हैं जिसको हम एपिलेप्सी या सीजर्स कहते हैं। और इसको कैसे ख्याल रखोगे इसका कि फॉलो अप एग्जामिनेशन के लिए आओगे, बार बार डॉक्टर के पास जाओगे, अपना चेकअप करवाओगे, तो इससे आप प्रिवेंट हो सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट टॉपिक है एपिलेप्सी एंड सीजर्स।